तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारी मंथली योजना मैगजीन में। तो जुलाई सीरीज के बारे में हम आज बात कर रहे हैं जिसमें टुवर्ड्स विकसित भारत टाइटल है इसका। एंड ये योजना क्या बात कर रही है? ये योजना बात कर रही है कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स ने काम किया, कैसे मुद्रा योजना ने हेल्प किया, क्योंकि उस योजना को जिसने बोला कि मैं एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन लेने में हेल्प करूंगी, उसने कैसे ग्रो किया, कैसे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया कि वो ग्रो कर पाए, रूरल एरियाज तक पेनिट्रेशन हुई उसकी, विमेन को कैसे हेल्प किया। इसके अलावा विमेन के रिगार्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो आपको इस योजना में देखने को मिलेंगी। जेंडर बजटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है जिसमें विमेन के रिगार्डिंग स्कीम्स कौन सी थी, एंड अगर कोई जनरल स्कीम्स भी थी उसमें भी विमेन को कैसे मदद मिली है, औरतों ने कैसे उससे ज्यादा हेल्प ली है। एंड देन इवन पंचायती राज के ऊपर बात की गई है इस योजना मैगजीन में। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर जिक्र किया गया है। उसके अलावा एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट के ऊपर बात की गई है कि कैसे नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड योजना फॉर यू, क्योंकि बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा आपको जो एग्जाम में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द टाइम जब एमएसएमई को कोई लोन नहीं दे रहा था। एमएसएमई को लोन क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि एमएसएमई की कोई गारंटी नहीं होती थी कि इन पैसे वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एंड बैंक्स वर सेइंग कि हम तो नहीं देंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। कईयों को मिल भी जाते थे बट हर किसी को आसानी से नहीं मिलता था। तो सरकार को बोला गया कि अगर आपको इतनी इनकी मदद करनी है तो आप अपनी कोई क्रेडिट फ्री गारंटी स्कीम निकाल दीजिए जो हम फिर लोन दे देंगे। बट एक सच बात और बताता हूँ आपको, आज भी आप मुद्रा योजना के अंदर अगर लोन लेने जाओगे तो लेना बहुत डिफिकल्ट है। जब मैं ये योजना देख भी रहा था, पढ़ भी रहा था, तब मुझे लग रहा था यार कौन से लोग हैं जिनको लोन मिल गया। आम इंसान अगर जाके लोन लेने की कोशिश करता है तो उसको इतने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं बैंक के, एंड मुद्रा योजना में उसको लोन नहीं मिलता। जबकि गवर्नमेंट बोल रही है कि लोन देना चाहिए, लेकिन बैंक मैनेजर्स पता नहीं कैसे सोच रख के काम करते हैं कि दे डोंट गिव मुद्रा लोन। एनीवेज, तो यहां पर बात की गई है कि मुद्रा लोन ने कैसे हेल्प किया। नंबर वन, इट प्रमोटेड व्हाट, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो इसको प्रमोट किया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी थी उसने फोकस किया, किस चीज के ऊपर फोकस किया, कि हम क्या करेंगे, बैंक करेंगे किनको, जो अनबैंक्ड है। देन सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जो अनसिक्योर्ड हैं उनको सिक्योर करेंगे। देन फंडिंग द अनफंडेड, जो फंड नहीं ले पाते उनको हम क्या करेंगे, फंड करेंगे। ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप याद कर ले व्हेन एवर इट कम्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात क्या होती है कि कैसे आ, सभी को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जोड़ने की बात की गई, बैंक के खाते खुलाए गए। उस टाइम पर जनधन आधार योजना बहुत पॉपुलर हुई थी, तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज अ स्टेप स्पेसिफिकली टुवर्ड्स एड्रेसिंग द थर्ड पिलर एंड सर्विंग द माइक्रो क्रेडिट मार्केट इन मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो थर्ड पिलर के ऊपर था कि हम फंड किसको करेंगे, जो अनफंडेड है। देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन विच रेंज फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख। अब 50,000 में किसकी बात की जाती थी, शिशु की। 10 लाख में किसकी बात की जाती थी, तरुण की बात की जाती थी। मतलब सेक्शंस थे कि कितने का लोन लेना, तो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर उससे बड़ा लोन लेना है तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। इसके बाद विद द लॉन्च ऑफ तरुण प्लस कैटेगरी तो इसको 20 लाख तक भी लेकर गए। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या फिर अदरवाइज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर उनको फंड्स नहीं दिलवाते, उनको फाइनेंसियर्स नहीं दिलवाते, तो इट टेक्स अ हेवी टॉल ऑन द इकोनॉमी ऑल्सो। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स आर एलिजिबल टू अवेल ऑफ द क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी, इधर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजीटीएम एसई। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीजीटीएम एसएमई क्या करता है, ये गारंटी लेता है, सीजीटीएमएसई। इसका काम क्या है, गारंटी लेना। गारंटी क्या लेना, अच्छा दे चार्ज, ऐसा नहीं है फ्री में ये गारंटी लेते हैं। मे बी अराउंड 1% ऑफ द टोटल अमाउंट जो कवर की जाती है उसको चार्ज करते हैं। दे चार्ज फ्रॉम द पीपल ऑल्सो। मतलब अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो सीजीटीएमएससी में अगर कवर होऊंगा तो उसमें 1% मेरे से लिया जाएगा सिक्योरिटी फीस। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर कुछ कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता आपको। सरकार जो है वो क्या करती है, गारंटी देती है इस चीज की। 80% तक अकोमोडेट कर दिया जाता है बैंक्स को इसके अंदर। तो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, तो इट इज CGMFU। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो मकसद क्या था कि कोई कोलेट्रल ना रखी जाए, और दूसरा मकसद क्या था इसका
कि कंपेटिटिव रेट्स पे दिया जाए, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स हो, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी हो, एक्सटेंसिव लेंडर पार्टिसिपेशन वाज वेरी मच नेसेसरी। तो मुद्रा योजना जो थी, इट वाज मोर लाइक दिस के इसने बहुत मदद किया इंडिया के सिटीजन्स को जो क्या करना चाह रहे थे, अपने बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे थे या शुरू भी करना चाह रहे थे। तो इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री, सारी कंट्री में इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर हम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल की बात करें, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनमें हमें रिजल्ट ज्यादा देखने को मिले हैं। नाउ नेक्स्ट इज शिशु, जो स्मॉलेस्ट लोन कैटेगरी है, इट अकाउंट्स फॉर सब्सटैंशियल शेयर ऑफ लेंडिंग। तो सबसे ज्यादा शिशु में लोन दिए गए। शिशु में लोन देने का मकसद क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लोन दिए गए थे, एंड लोन जो था वो भी कम था, लाइक 40,000, 50,000। तो ऐसे में कोई ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ा, एंड बैंक्स ने भी थोड़ा सेफ होकर खेला। जबकि ज्यादा किस में और जाने चाहिए थे, किशोर में जाने चाहिए थे एंड तरुण में जाने चाहिए थे, मतलब इससे ऊपर वाली कैटेगरीज जहां पर 5 लाख तक का लोन मांगा जाए या 10 लाख तक का लोन मांगा जाए या तरुण प्लस 20 लाख तक का लोन मांगा जाए। तो मुद्रा योजना की बात क्यों की गई, क्योंकि 10 साल अभी इसको हो गए इस योजना को। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मुद्रा योजना ने हेल्प किया एमएसएमई सेक्टर को, कैसे मुद्रा योजना ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के थर्ड पिलर को पकड़ के उसको आगे लेकर गए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं री इमेजिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। अब री इमेजिनिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा क्या, इंडिया को क्या बनाना है, डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो 2047 तक हमें क्या करना है, इंडिया को विकसित बनाना है, इंडिया को हमें क्या बनाना है, इंडिया को डेवलप्ड बनाना है हमें। तो उसकी ही जंग में, उसकी ही दौड़ में सारी योजनाएं जो हैं फोकस्ड हैं। तो 1982 में हिस्टोरिक डेवलपमेंट टुक प्लेस इन उजिरे इन दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्नड़ा। यहां पर क्या हुआ था, फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर खुला था। रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट खुला था यहाँ पर, एंड इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश कुडोस टू द विजनरीज हु थॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग्स फॉर रूरल यूथ। रूरल यूथ को क्या दी गई थी, एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग दी गई थी। अब ये जो इंस्टीट्यूट खोला गया था, इसने बहुत हेल्प किया। क्यों हेल्प किया, क्योंकि स्किल इंपार्ट की गई। सबसे कमजोर बात जो मुल्क में हमें देखने को मिलती है कि इतना बड़ी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एजुकेटेड यूथ जो है, क्या वो जॉब्स ले सकता है एज इट इज, बिल्कुल भी नहीं ले सकता। किस चीज की कमी है, स्किल की भरपूर मात्रा में कमी है। तो स्किल की तरफ फोकस करके इसको बनाया गया था। आइसिंग ऑन द केक वाज द एडॉप्शन ऑफ दिस मॉडल ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरल स्किलिंग एट द रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच इज प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007-8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपको बात की जाए ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, आपके साथ बात की जाए स्किल के रिगार्डिंग, आपके साथ बात की जाए रूरल एरियाज के रिगार्डिंग, आपके साथ बात की जाए रूरल यूथ के रिगार्डिंग, तो उसमें ये आपको याद रहना चाहिए विच इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो क्या करता है, ट्रेन करता है रूरल एरियाज में लोगों को, ताकि वो क्या कर पाए, अपना व्यापार शुरू कर पाए या फिर कोई जॉब हासिल कर पाए। तो अभी तक ओवर 600 RSETIS जो हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, RSETIS जो हैं, वो एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं अक्रॉस इंडिया। देयर आर अदर प्रोग्राम्स आल्सो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो ये समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आपके लिए क्या था, टेक अवे था। देयरफॉर आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अब हम री इमेजिन करें द होल एंटरप्रेन्योरल स्किल इनिशिएटिव एज वी नीड टू एड्रेस द राइजिंग aspirations of young India in line with the vision of Prime Minister नरेंद्र मोदी के मुझे 2047 तक क्या करना है, इंडिया को विकसित बनाना है। तो देयर कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच। एज यूजुअल अप्रोच नहीं चल सकती। हमें क्या देखना, हमें बिल्कुल फ्रेश तरीके से देखने की कोशिश करनी है, एंड देखना है कि एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग जो है, एज ओनली 4.7% जो है ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज अंडरगॉन फॉर्मल ट्रेनिंग। That's it. कितनी, 4.7% of India's workforce has undergone what, formal skill training. Germany and South Korea, the numbers are what, 75% and 96% respectively. हमारे यहाँ आज भी कितना, सिर्फ 4.7% है। जर्मनी और अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, वहां पर 75% एंड 96% जो है, उनमें ये स्किल सेट आ चुका है, उनमें एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। So this is something which is a big gap in a country like India.
इस आर्टिकल में सिर्फ एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, दैट इज आर सिटीज। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं रोल ऑफ मिडिल क्लास लीडिंग इन इंडिया प्रॉस्पेरिटी। देखिए मिडिल क्लास क्या है। मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जिसको हमेशा नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज करने का मतलब क्या था कि उसकी एस्पिरेशंस को फोकस नहीं किया गया, उसको क्लास इन इटसेल्फ समझा ही नहीं गया। लेकिन अभी हमें क्या नजर आ रहा है, जो मिडिल क्लास है इट विल बी अ की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन नेक्स्ट 2 decades इन इंडिया। नेक्स्ट 2 decades में इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ की ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ इन इंडिया। जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत बाय 2047, so 22 years and this journey will get fuel from what, much more effective empowerment of this category। तो ये योजना का जो आर्टिकल है ये मिडिल क्लास के ऊपर फोकस कर रहा है कि मिडिल क्लास जो है वो कैसे इंजन बन सकता है इंडिया को विकसित बनाने का। तो ब्रिटिशर जेम्स ब्रैडशॉ इन ऑल लाइकलीहुड कैन बी क्रेडिटेड विद यूजिंग टर्म मिडिल क्लास। तो अगर मिडिल क्लास वर्ड जो है या टर्म जो है किसने कॉइन की, तो वो है जेम्स ब्रैडशॉ। क्लियर, ये नाम याद कर लीजिएगा। तो 1945 में इन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आज तो मिडिल क्लास घर घर की बात बन गई है। मिडिल क्लास की वैसे कोई ऐसा पक्की डेफिनेशन हमें देखने को नहीं मिलती है, बट अगर हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की बात करें एंड द पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेके 30 लाख तक है पर एनम, तो आप क्या हो, यू आर मिडिल क्लास। कैन यू इमेजिन, मिडिल क्लास अगर 3 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, 2.5 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, तो आप तब भी मिडिल क्लास में हो। आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो तब भी मिडिल क्लास में हो। तो ये मिडिल क्लास की क्या दी गई थी, डेफिनेशन दी गई थी कि कौन होता है मिडिल क्लास। तो एनीवे नेक्स्ट इज योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये गाइस बड़ी सिलेक्टिवली पढ़नी होती है सारी योजना, ऐसा नहीं है कि आप हर एक आर्टिकल के ऊपर पूरा पूरा तवज्जो देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हमें सारी पिक कर लेनी होती है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में स्पेसिफिकली बात की जा रही है एम्पावरिंग रूरल वुमेन। अब वुमेन जो है आपके सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वल्नरेबल सेक्शन की बात करें, चाहे हम सोसाइटी की बात करें, या हम जेंडर की बात करें, या अदरवाइज हम बात करें, वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। Women constitute about half of the world's population, ये बात ठीक है, and it is estimated that they have only 1/10 of the global income. So can you imagine that? Women जो है वो half of the world population है, and estimate क्या किया जा रहा है कि they have what, they have 1/100th of the, I mean 1/10 of the global income। सिर्फ 1/10 of the global income, मतलब global income का सिर्फ 10, अगर ग्लोबली 100 रुपए हैं तो women के पास कितने हैं, सिर्फ 10 रुपए हैं। कैन यू इमेजिन उनका हाल। सो नियरली 70% ऑफ द वुमेन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये अब मैंने आपको ये फैक्ट्स जो हैं क्यों यहां पर लेके आया हूं, इसका एकमात्र कारण यही था फैक्ट्स लाने का आपके लिए, ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि एग्जाम में जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन आप फैक्ट से कर सकते हैं कि नहीं। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन अगर वुमेन लेड कोई भी आपको आंसर लिखना हो जिसमें आप ये डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। So panchayats have been the backbone of the grassroots democracy in Indian villages since its beginning. Gandhiji had aptly favored what Panchayati Raj, and this got translated with the passage of the Constitution 73rd Amendment Act 1992, or simply Panchayati Raj Act. So पंचायती राज जब एक्ट आया तो उसने वुमेन को क्या दिया, एक अलग पावर दी। अब कैसे पावर हम देख रहे हैं इसमें, हमें क्या नजर आ रहा है, हमें 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन की रिजर्व्ड नजर आई, एंड जो हमें रिजर्व नजर आ रही है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। आज 14 स्टेट्स है 50%, 58%, 50% to 58% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बहुत बड़ी बात है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो वुमेन की सीट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, या जो वुमेन की कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 58%। ये बिग नंबर है। वो बात अलग है कि हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो मेल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, कैसे मेल्स जो हैं विमेन को आगे करके खुद फिर भी कौंसल, आई मीन टू से काउंसलर एक्ट करने की कोशिश करते हैं या काउंसलर बन जाते हैं। Now after 73rd and 74th constitutional amendment, many household women have become what, political women। This is important। तो ऐसे एम्पावर किया इसने 73rd and 74th constitutional amendment ने। अब एक रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि जो वुमेन की आप सीट्स रिजर्व करते हैं, जब उस सीट्स को रिजर्व करते हैं तो आप 5 साल के लिए करते हैं, उसके बाद अगली कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं। अब रिकमेंडेशन ये दी जा रही है कि एटलीस्ट एक एरिया में कम से कम 10 साल के लिए तो उसको रखो ना,
कम से कम 10 साल तक तो वुमेन जो है वो रूल करे, कम से कम 10 साल तक तो वुमेन वहां बनी रहे एज अ काउंसलर और वॉट एवर शी हैज बीन इलेक्टेड टू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रिकमेंडेशन है व्हेन इट कम्स टू पंचायती राज सिस्टम, और वुमेन को एम्पावर किया गया वो भी हमने देखा। तो यहाँ पर कुछ एडल्ट्रेशन के रिगार्डिंग बताया जा रहा था कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, मैंने अदरवाइज इसको सिर्फ मार्क किया ताकि आप घर पे भी देख पाएं और चेक कर पाएं। जैसे टेकिंग अ स्मॉल, यहाँ क्या बोला था, डिटेक्शन ऑफ मेलेशाइट ग्रीन इन ग्रीन वेजिटेबल्स। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। यू कैन सर्च, इसको सर्च कीजिए, इसके बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। देन एडवांसिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट थ्रू इक्विटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं वो सारी यहाँ कवर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी योजना का। अगर एकमात्र इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे किसी चीज को बोलना होगा तो मैं इस टॉपिक को बोलूंगा। इसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट्स के बारे में बात की गई है, वुमेन लेड स्कीम्स के बारे में बात की गई है। आप उन स्कीम्स को देखना। जैसे जेंडर बजटिंग की बात है, यहाँ जेंडर बजटिंग की क्या बात की जा रही है कि वुमेन को गवर्नमेंट स्कीम्स का हिस्सा बनाना चाहिए। देन कुछ ऐसी स्कीम्स भी होनी चाहिए जो 100% वुमेन के ऊपर ही फोकस कर रही हो। कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें एलोकेशन जो है वो वुमेन को दी जाए। कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए जो वुमेन को दिमाग में रखते हुए डिजाइन की जाए। तो बजट जो है उसका ग्रेटर चंक जो है वो वुमेन की डेवलपमेंट में जाना चाहिए। सो जेंडर बजटिंग इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ ट्रांसफॉर्मेटिव फिस्कल अप्रोच, अ ट्रांसफॉर्मेटिव व्हाट, फिस्कल अप्रोच दैट सीक्स टू इंटीग्रेट जेंडर perspectives into budgetary process। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर बजटिंग रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव फिस्कल अप्रोच। ट्रांसफॉर्मेटिव फिस्कल अप्रोच के अब ध्यान कहां दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है वुमेन के ऊपर, दैट सीक्स टू इंटीग्रेट व्हाट, जेंडर पर्सपेक्टिव्स इनटू बजटरी प्रोसेस। वेरी मच इंपॉर्टेंट, जेंडर पर्सपेक्टिव्स इनटू बजटरी प्रोसेस। तो जेंडर पर्सपेक्टिव्स को आपको कहां लेके जाना है, बजटरी प्रोसेस में लेके जाना है। तो जेंडर बजट स्टेटमेंट इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हाट, थ्री कंपोनेंट्स व्हिच आर आउटलाइंड इन द टेबल 1। तीन कंपोनेंट्स क्या है, दैट इज स्कीम्स विद 100% एलोकेशन फॉर वुमेन, ऐसी स्कीम्स भी हैं। एंड बजट का कितना शेयर जा रहा है, 39% शेयर जा रहा है जेंडर बजट का। ओके, देन स्कीम्स विद 99% एलोकेशन फॉर वुमेन, ऐसे 61% है। देन स्कीम्स विद लेस देन 30% एलोकेशन फॉर वुमेन, ये 3.75 ही है। तो ये अगर आपको टेबल नहीं भी याद रहता तब भी कोई बात नहीं, जस्ट रिमेंबर जो अभी हमने बात की जेंडर बजटिंग को। एंड रिमेंबर कि गवर्नमेंट ने क्या किया, वुमेन के रिगार्डिंग स्कीम्स लॉन्च किया। नाउ लुक एट हियर, यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है, मिशन शक्ति एंड द रीस्ट्रक्चर्ड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इनिशिएटिव। इसके अलावा आप एमजी नरेगा की बात करेंगे या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के बारे में बात करेंगे, मुद्रा हमने पहली बात कर चुके हैं हम, मुद्रा प्लस के बारे में बात करेंगे जहां 2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की भी बात की गई है। तो ये सारा कुछ वुमेन के लिए तो हो रहा है, उन्हीं को तो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। न्यू मोमेंटम फॉर व्हाट, नारी शक्ति प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ, दिस इज न्यू मोमेंटम। एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में सारा जिक्र किया जा रहा है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात की जा रही है। तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो वुमेन लेड स्कीम्स हैं दे बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में भी वो आएंगी। तो नाउ जेंडर बजटिंग की बात करें, यूनियन बजट 2025-26 में अंडरस्कोर्स व्हाट, इंडियाज रीइंफोर्स कमिटमेंट टू जेंडर इक्विटेबल ग्रोथ थ्रू एनहांस एलोकेशन एंड फोकस इनिशिएटिव्स। इसलिए ताकि विमेन को प्रमोट किया जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, उनकी स्किल को प्रमोट किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, ओनरशिप की फीलिंग दिलवाई जाए, डिजिटल एम्पावर किया जाए। तो विमेन की होलिस्टिक डेवलपमेंट, विमेन की क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट वी हैव women employment and economic participation remains what, central to gender budgeting, जेंडर बजटिंग फ्रेमवर्क इन 2025 एंड 26। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ने रिसीव क्या किया, इंक्रीज्ड एलोकेशन ऑफ 40,000 करोड़ अप फ्रॉम 37,654 करोड़। अब वुमेन जो है दे कंटिन्यू टू बी द मेजर बेनिफिशियरी, क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 58% लगा लो आप, 58% ऑफ द टोटल पर्सन डेज जनरेटेड अंडर द स्कीम वो किसको जा रहा है, विमेन को जा रहा है, औरतों को जा रहा है, विच इज अ बिग नंबर गाइस। तो ऐसे एमजी नरेगा भी जो है वो भी विमेन ओरिएंटेड हो रही है।
देन हमने क्या देखा, न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च टू ऑफर टर्म लोन अप टू 2 करोड़ to 5 lakh first time entrepreneurs from among women. So schedule caste, schedule tribe over the next 5 years. This initiative builds upon the lessons from the Stand Up India program. तो बेसिकली हर एंगल से विमेन को प्रमोट करने की बात की जा रही है, चाहे आप मुद्रा स्कीम की बात कीजिए, चाहे आप एमजी नरेगा की बात कीजिए, चाहे आप पोषण की बात कीजिए, चाहे आप जेंडर बजटिंग में बाकी स्कीम्स के बारे में बात कीजिए, सिर्फ विमेन लेड डेवलपमेंट का जिक्र किया गया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, ये जो हमारे पास टॉपिक है ना, ये आप खुद जब देखेंगे जेंडर बजटिंग का टॉपिक, उसमें काफी स्कीम्स आपको मिलेंगी जो मैं एनीवे यहाँ नहीं करवा रहा, लंबी बहुत स्कीम्स हैं। तो आपने वो सारी स्कीम्स विमेन के रिगार्डिंग तैयार करनी है कि विमेन को प्रायोरिटाइज करते हुए, विमेन के डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की गई। नाउ अ साइलेंट स्टॉर्म, व्हाई इंडिया मस्ट एक्ट ऑन नाइट्रोजन पॉल्यूशन। नाइट्रोजन पॉल्यूशन की बात की गई है कि हमें नाइट्रोजन पॉल्यूशन पर आज एक्ट करना क्यों जरूरी है। सो गाइस, नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है, अब अगर इसकी मिटिगेशन हो जाए, मतलब नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है अगर हम खत्म कर दें, तो व्हाट विल हैपन, इट कुड ऑफसेट 5 to 10% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है 5 से 10% क्या कर दिया जाएगा, उसको ऑफसेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। एंड ग्लोबल वार्मिंग टारगेट्स को इंडिया क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। सो इन इंडिया, वेयर एग्रीकल्चर इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ N2 emission, coordinated nitrogen policies can yield enormous climate को बेनिफिट। सो व्हाट्स द पॉइंट, पॉइंट ये है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन सुना होगा, अदरवाइज पोल्यूशन सुना होगा, आपने नाइट्रोजन का पोल्यूशन नहीं सुना होगा। एंड ये योजना जो है उसका ये टॉपिक नाइट्रोजन के बारे में भी बात कर रहा है। तो नाइट्रोजन क्या है जी, इट इज इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ। नाइट्रोजन के बिना जिंदगी नहीं है। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, एंड हमारे मसल्स के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। तो रिएक्टिव नाइट्रोजन फॉर्म्स, राइट, रिएक्टिव नाइट्रोजन फॉर्म्स ये सारी यहाँ दी गई हैं। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही है, बाकी सारी नाइट्रोजन फॉर्म्स की यहाँ बात हो रही है। अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर नाउ बीइंग रिलीज्ड एट द रेट जो एक्सीड कर रहा है कैपेसिटी ऑफ द अर्थ टू एब्जॉर्ब देम। जितनी एक अर्थ एब्जॉर्ब कर सकती है उससे कहीं ज्यादा क्या हो रहा है, इनको इंक्रीज किया जा रहा है, इनको बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में नाइट्रोजन को कंट्रोल करना या नाइट्रोजन पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया नहीं करेगा तो खुद प्रॉब्लम में और ज्यादा घुसता जाएगा। तो इंडिया इज होम टू 1.4 बिलियन एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट। ये भी बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज देखिए जो 2018 नेचर इंडिया रिपोर्ट में हमें नजर आ रही है, विच हैज लेबल्ड द कंट्री व्हाट, अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर नाइट्रोजन पॉल्यूशन। नाइट्रोजन पॉल्यूशन में ग्लोबल हॉटस्पॉट बोल दिया गया है। एक्सेसिव यूरिया एप्लीकेशन, अनरेगुलेटेड लाइफ स्टॉक, वेस्ट एमिशन एज की कंट्रीब्यूटर। तो ग्लोबल एस्टिमेट्स जो हैं दे आर शोइंग दैट ओनली हाफ ऑफ द नाइट्रोजन जो है अप्लाई की जाती है एग्रीकल्चर में, उसको यूटिलाइज किया जाता है। मतलब अगर 100 अप्लाई की जा रही है तो सिर्फ 50 यूटिलाइज किया जा रहा है। बाकी की क्या हो रही है, एनवायरमेंट में लॉस्ट हो रही है, कंटामिनेट कर रही है, पानी को कर रही है, एयर को कर रही है, इकोसिस्टम को कर रही है। And environment cost of nitrogen pollution in India is estimated to be around what, $78 billion annually। बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन जो है इट रिलाइज हेविली ऑन नाइट्रोजन। किस पे रिलाई करती है? नाइट्रोजन पर हेविली हम रिलाई करते हैं। एनपीके आपने सुना भी होगा, फर्टिलाइजर्स में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको हमें क्या करना है, कंटेन करना है। जिन सॉइल्स में जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, एंड जब उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता तो हमें क्या नजर आता है, हमें ये नजर आता है कि भाई नाइट्रोजन की तो जरूरत भी नहीं थी तो क्यों कर दिया। जब नाइट्रोजन की जरूरत नहीं थी और फिर भी आपने कर दिया, उसका आउटकम हमें क्या देखने को मिल रहा है, आउटकम हमें उसका देखने को मिल रहा है कि हमारा हो रहा है नुकसान। नुकसान मतलब यहां पर वेस्टेज हो रही है, यहां पर पॉल्यूशन हो रहा है, किसान देख नहीं रहा है। एंड अगर किसान देख ले इस चीज को, उसको पता नहीं इसके बारे में, समझ नहीं है, तो ये सारी चीजें कौन कराएगा? सारी चीजें सरकार की तो जिम्मेवारी बनती है, इजंट इट? इंसानों की तो बनती है, मतलब नागरिकों की तो बनती है, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव। जस्ट अ सेकंड गाइस, वन इंपॉर्टेंट मैसेज। Actually, I have a class when I'm recording, so I'm just sending a message के class थोड़ी लेट शुरू होगी। चलिए, हम यहाँ पहुंच गए थे, and we are discussing what, in other words, about 2/3 of the applied nitrogen remains in the soil or escapes to the environment.
This enormous loss of fertilizer translates into what? Massive pollutant load. Nutrients leach into groundwater, groundwater में जाना, surface water volatilize into air. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं. Now next is a recent survey South Asia में it found what? It found 55% of the rice farmers were applying more nitrogen than needed. जैसा कि मैंने आपको बताया, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है इतना ज्यादा जितना हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है. 18 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर क्या हो सकती थी, सेव हो सकती थी ऑन एवरेज विदाउट यील्ड लॉस, बिना किसी यील्ड लॉस के, बिना किसी क्रॉप के नुकसान के. लेकिन अब ध्यान कौन दे, इन चीजों के ऊपर फोकस कौन करे? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें चल रही हैं, लेकिन कितना का तवज्जो दिया जा रहा है, किसान को कितना सपोर्ट किया जा रहा है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्नॉलेज दिस साइलेंट क्राइसिस, इस क्राइसिस को एक्नॉलेज किया एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को साफ साफ शब्दों में स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बोला गया. तो 24/7 कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग की भी बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा. अब इसके अलावा तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है मिटिगेशन, जो अभी शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था, 5 से 10% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है. एंड क्लाइमेट को क्या देगा? हमें बेनिफिट देगा. एंड इसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं जो नाइट्रोजन के रिगार्डिंग है. तो आप इसको पढ़ लीजिएगा बस, दैट्स इट. जैसे लॉन्च नाइट्रोजन, नेशनल नाइट्रोजन मिशन, देन इंटीग्रेट नाइट्रोजन इनटू इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, देन रिफॉर्म फर्टिलाइजर सब्सिडीज फॉर एफिशिएंसी. सो ये बेसिक चीजें थी जो नाइट्रोजन के रिगार्डिंग थी, या मुद्रा लोन के रिगार्डिंग हमने पढ़ा, या उसके अलावा जेंडर बजटिंग के ऊपर योजना थी. कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे योजना में यही वाले इस बार कवर्ड थे. और भी योजना करेंगे, लेकर आऊंगा आपके लिए जल्द, मे बी इन अ वीक और सो, जिसमें हम और डिटेल में बाकी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें. अब इसमें जो योजना हमारी निकली है, इसमें आपको सिर्फ ये चीज करनी है कि जो गवर्नमेंट वाली टॉपिक मैंने आपको बताया है, उसमें आपको जो स्कीम्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, जेंडर बजटिंग वाला पर्टिकुलरली. बाकी नाइट्रोजन वाला इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. मिलते हैं अगली क्लास में. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. छोटा सेशन था बट इट वाज इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू. ठीक है गाइस, मिलते हैं जी. थैंक यू वेरी मच.